हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास के पोल साइंस के जो हमने पार्ट 1 में जो 4 चैप्टर है उसके एमसीक्यू करे थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत। हम करने वाले 5th, 6th और 7th चैप्टर के। तो इसमें आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे पहली बुक के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको एक चीज करनी है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको एक बुक अपनी जो है कॉपी लेनी है और चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको जो है आंसर उस पर लिखते जाने हैं मेरे बताने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 5 का है चैप्टर नंबर 5, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है सैन्य शक्ति। ऑप्शन नंबर बी है सीमा की रक्षा, खतरे से आजादी, या फिर युद्ध की तैयारी। या फिर सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? सैन्य शक्ति, किसी की सैन्य शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, या फिर सीमा की रक्षा, किसी के द्वारा जो है किसी देश के द्वारा अपनी सिक्योरिटी की रक्षा अच्छे तरीके से हो, खतरे से आजादी, या फिर युद्ध की तैयारी। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, खतरे से आजादी। सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खतरे से आजादी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है अपरोध, डेंट्रेंस किसे कहते हैं? अपरोध किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है युद्ध शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी है शत्रु से समझौता करना। ऑप्शन नंबर सी है युद्ध की आशंका को रोकना, यानी युद्ध होने वाला है और उसको रोक लेना। सैन्य गठबंधन बनाना, सैन्य गठबंधन बनाना। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, युद्ध की आशंका को रोकना। अपरोध क्या कहलाता है? युद्ध की आशंका को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीटी का पूरा नाम क्या है? एनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नेशनल पीस ट्रीटी। ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियर पावर ट्रीटी। ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। डी है न्यूक्लियर प्रोटेक्शन ट्रीटी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या इसका? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और ये कब की गई थी? आपको याद रखना 1968 में इस पे क्या हुए थे? हस्ताक्षर, यानी साइन किए गए थे। और आपको याद रखना 1970 में इसे क्या किया गया था? लागू, यानी इसके अगले यानी 2 साल बाद इसे लागू कर दिया गया था। तो एनपीटी क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म याद रखनी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, और आपको नेक्स्ट याद रखना 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे इस ट्रीटी पर, और 1972 में 1970 में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में प्रमुख अंतर क्या है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो आपको ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो उनके देश है, उन देशों में दक्षिणी गोलार्ध के देश और उत्तरी गोलार्ध के देश किस प्रकार से उनमें क्या है डिफरेंस है, अंतर बताना है। तो उत्तरी गोलार्ध के देश कृषि प्रधान है। जो उत्तरी गोलार्ध के देश है वो कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी गोलार्ध के देश अधिक विकसित है क्या? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उत्तरी गोलार्ध की अधिकांश देश विकसित है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश देश क्या है? विकासशील और अल्प विकसित है, यानी कम विकसित है। और दोनों गोलार्ध समान रूप से विकसित है। तो आपको याद होगा जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या है? जो उत्तरी गोलार्ध के देश है वे देश विकसित है, और जो दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश हैं उन्हें क्या माना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध के देश विकासशील और अल्प विकसित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण से संबंधित 1972 की संधि कौन सी है? ठीक है, निशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण यानी किसी देश के द्वारा बिल्कुल जो है जो अपने अस्त्र यानी जो हथियार बढ़ा रहा है, परमाणु हथियार, उनको बढ़ाने की जो उनको ना बढ़ाए, जिससे क्या होगा अगर किसी देश के पास अधिक पावर आ जाएगी, अधिक परमाणु हथियार आ जाएंगे, तो दूसरे देश पर क्या है हमला करके सकता है, और इस प्रकार से अशांति फैल सकती है पूरे विश्व में। तो जो संधि की गई थी 1972 की, वह कब हुई थी?
तो ऑप्शन नंबर ए परमाणु अप्रसार संधि, ऑप्शन नंबर बी है जैविक हथियार संधि, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक हथियार संधि, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल संधि। तो कौन सी संधि की गई थी आपको याद होगा, जैविक हथियार संधि। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैविक हथियार संधि की गई थी 1972 में। और क्यों की गई थी, निशस्त्रीकरण के लिए। ठीक है, क्यों की गई थी, निशस्त्रीकरण। ठीक है, जैविक हथियार संधि 1972 में की गई थी निशस्त्रीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त्र नियंत्रण से संबंधित 1972 की संधि कौन सी है। अस्त्र नियंत्रण यानी देशों के पास जो हथियार है और वो उनके हथियार तो उस पर नियंत्रण किस प्रकार से रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो संधि की गई थी, कब की गई थी, कौन सी संधि है, 1972 में की गई थी। वो संधि है कौन सी, तो इसको हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए है सॉल्ट संधि, परमाणु अप्रसार संधि, या फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, या फिर रासायनिक हथियार संधि। तो कौन सी की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 है किसी देश के दो केंद्रीय मूल्य कौन से हैं, किसी देश के दो केंद्रीय मूल्य कौन से हैं, ये बताना है आपको। तो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र और समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी है समृद्धि शक्ति, ऑप्शन नंबर डी है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता। संप्रभुता यानी किसी देश के पास निर्णय लेने की शक्ति है, उससे निर्णय लेने की स्वतंत्रता है उसको। और क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, अपने क्षेत्र को एकजुट रखना। ठीक है, और नेक्स्ट है CWC का पूर्ण रूप क्या है, CWC का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए केमिकल वॉर कंट्रोल, केमिकल वेपन काउंसिल, केमिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वर्ल्ड कमिटी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, और ये कब हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो कब की गई थी ये, CWC क्या हो जाएगा, केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, तो इसको आपको रखना है, इसको याद रखना है। तो ये हुई थी आपकी 1979, ये आपको याद रखना है 1975 में। कब की गई थी, 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है WBC का शब्द विस्तार क्या है, WBC का शब्द विस्तार क्या है। तो पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल वॉर कंट्रोल, दूसरा है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, या बायोलॉजिकल वॉर कन्वेंशन, या फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड काउंसिल। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे हम MCQ। तो चैप्टर नंबर 6 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है रियो सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1987, ऑप्शन नंबर बी है 1990, 1992, 1900 और 1995। ठीक है, 1995, 1900। तो कब हुआ था, 1992 में। और ये कहां पे हुआ था, आपको याद रखना ब्राजील। कहां हुआ था, ब्राजील। और कौन से शहर में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, किस शहर में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन, वैसे अर्थ सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का वैश्विक साझा संपदा से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी एक देश की निजी संपत्ति,
ऑप्शन नंबर बी है केवल विकसित देशों की संपत्ति, या सी है वे संसाधन जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर डी है केवल संयुक्त राष्ट्र की संपत्ति। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। साझा संपदा में कौन से आते हैं? वे संसाधन जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था वो किस लिए किया गया था वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता से संबंधित समझौता, जल संरक्षण से संबंधित संधि। ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु किया गया अंतरराष्ट्रीय समझौता। और नेक्स्ट है परमाणु हथियार से संबंधित संधि। तो क्या था ये? ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसको कम करने के लिए किया गया अंतरराष्ट्रीय समझौता था क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया, पृथ्वी इसमें ठंडी होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण से विश्व के बढ़ते तापमान की प्रक्रिया है क्या? नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई बढ़ना, क्या वैश्विक ताप वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन परत की मोटाई बढ़ती है? और वर्षा में वृद्धि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण प्रदूषण से विश्व में बढ़ते तापमान की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 मूलवासी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जो लोग शहर में रहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी लोग विदेश से आए हों। वे लोग जो किसी स्थान पर आदि काल से रहते आ रहे हो क्या उन्हें मूलवासी बोलते हैं? जो लोग आधुनिक तकनीकी अपनाते हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी अपनाते हैं क्या उन्हें मूलवासी बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो लोग किसी स्थान पर आदि काल से रह रहे हो, ठीक है, जो प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं उसे मूलवासी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? पहला है यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट कंट्रोल काउंसिल, दूसरा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फूड एंड क्लाइमेट काउंसिल, यहां पर नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा यूएनएफसीसी में? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो किसके द्वारा किया गया था? यूएनओ के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूनाइटेड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन एंड कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। और ये सम्मेलन कब हुआ था आपको याद रखना है? 1992 में इसमें साइन किए गए। ठीक है, और 1994 में इसे लागू किया गया। ठीक है, तो यूएनएफसीसी ट्रिपल सी। तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किसके द्वारा किया गया था? यूएनओ के द्वारा सम्मेलन किया गया था। 1992 में इस पे साइन हुए थे और 1994 में इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है यूनेप का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आपको क्या बताना है? यूनेप का पूर्ण रूप क्या है? यूएनईपी, क्या यूएनईपी इसका पूर्ण, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो यूनाइटेड नेशंस एनर्जी प्रोग्राम, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट पॉलिसी, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
या फिर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस अर्थ प्रोटेक्शन। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड, सॉरी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको और एक कब हुआ था, ये कब किया गया था, ये आपको याद रखना, यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्या हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये कब हुआ था, इसे लिखेंगे आप 2001, 2001 कब किया गया था, ब्राजील, कब किया गया था 2001 ब्राजील। नेक्स्ट है, विश्व जलवायु के संदर्भ में अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या भूमिका है। विश्व जलवायु, जो पूरी विश्व की जलवायु है उसमें जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो इससे इससे क्या होता है, तापमान बढ़ता है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह जलवायु परिवर्तन क्या करता है, उसमें तापमान बढ़ाता है, या फिर वर्षा नियंत्रित करता है, या फिर विश्व जलवायु को संतुलित रखता है, या ऑप्शन नंबर डी है प्रदूषण फैलाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व जलवायु को संतुलित रखता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व जलवायु को संतुलित रखता है। नेक्स्ट है, किन दो देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। जो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो की बाध्यताओं से अलग रखा गया। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल था इनमें कौन से दो देश थे जिनको इनकी बाध्यताओं से अलग रखा गया, यानी इसमें जो नीतियां थी उन देशों को नहीं माननी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका और रूस, भारत और ब्राजील, चीन और भारत, या फिर जापान और जर्मनी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और भारत, इन दो देशों को क्योटो प्रोटोकॉल से बाध्यताओं से अलग रखा गया, क्योंकि यह मानना था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है इन दो देशों में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से क्या प्रभाव होता है। जो हमारा वायुमंडल है तो उसमें ग्रीन हाउस जो गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होगी, तो इनके बढ़ने से क्या प्रभाव होता है उस पर। तो ऑप्शन नंबर ए है ओजोन परत मजबूत होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, नेक्स्ट है ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, और नेक्स्ट है वर्षा, क्या होगी, वर्षा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस है उससे क्या होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जो हमारी ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचता है, किस तरीके से, जो ओजोन परत है वह पतली होती जा रही है, उसमें क्या होते जा रहे हैं, छेद हो रहे हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, और विश्व की ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसका क्या कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि हो सकती है क्या इसका, अब बोलेंगे भैया ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, वनों की कटाई, बढ़ता औद्योगिकरण, या प्राकृतिक आपदाएं। तो क्या हो जाएगा, बढ़ता औद्योगिकरण। ठीक है, उद्योग बढ़ रहे हैं जिससे क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका उत्सर्जन हो रहा है जिससे विश्व ताप वृद्धि हो रही है और जलवायु
परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और ज्यादातर किन देशों के द्वारा हो रहा है, जो कि विकसित देश है, क्योंकि उन विकसित देशों में ही औद्योगिकरण ज्यादा है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है भारत, या अमेरिका में हुआ था, या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है ब्राजील। तो आपको ये बताना, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन, जो डैम वगैरह बनते हैं उस ना बने उसके लिए आंदोलन किए गए थे, कौन सा देश था पहला? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत में मूलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? जो मूलवासी है उन्हें भारत में किस नाम से जाना जाता है उनको? क्या उन्हें हम ऑप्शन नंबर ए है पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, या फिर अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, या फिर अल्पसंख्यक, या फिर अनुसूचित जनजाति? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मूलवासी है उन्हें किस नाम से जाना जाता है भारत में? अनुसूचित जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका किस देश के अधीन है? तो अंटार्कटिका है किस देश के अधीन है, आपको बताना है। तो है ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रेलिया, और डी है किसी देश के अधीन नहीं। तो क्या हो जाएगा? किसी देश के अधीन नहीं है। और जो है जो अंटार्कटिका किसी देश के अधीन नहीं है, लेकिन जो देश है, कौन से देश है? जैसे ब्राजील हो गया, और ऐसे ही एक दो देशों के द्वारा क्या बोला जाता है, जो अंटार्कटिका है हमारे अधीन है, ठीक है। लेकिन जो उनके द्वारा बहुत दावा किया जाता है, लेकिन उसके अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रदूषण किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक प्रक्रिया, बी है पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाला तत्व, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला तत्व, या फिर जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो प्रदूषण किसे कहते हैं? क्या ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, या फिर पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है? प्रदूषण पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला तत्व है, या फिर जलवायु परिवर्तन है? क्या हो जाएगा? पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक ताप वृद्धि को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? वैश्विक ताप वृद्धि को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, वह कौन कौन सी गैसें हैं, ठीक है, वो आपको बतानी है। इनमें से कौन सी गैस हो सकती है? तो पहली है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू करेंगे। कौन सा है? वैश्वीकरण। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? तो पहला ऑप्शन है, देशों के बीच राजनीतिक विवाद होता है। नेक्स्ट है, वस्तुओं, पूंजी, श्रम, विचारों का मुक्त प्रवाह होना, या फिर केवल व्यापार का समझौता है, या फिर सांस्कृतिक अलगाव है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं, पूंजी, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी? भारत के द्वारा नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा है 1990, 1991 और 1995। तो कब अपनाई गई थी? 1991। कब अपनाई गई थी? 1991 के में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है WSF। क्या? WSF की क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सिक्योरिटी फंड, वर्ल्ड स्टॉक फेडरेशन, या फिर वर्ल्ड सिस्टम फ्रेमवर्क। तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। इसमें कई समूह भी आते हैं, जैसे कि मानव अधिकारों के लिए जो कार्य करते हैं वे समूह आगे, पर्यावरणविद आगे, महिलाओं के लिए जो कार्य करते हैं, और जो मजदूरों के लिए कार्य करते हैं वे संगठन आगे। तो वर्ल्ड सोशल फॉर्म में सारे संगठन भी आ जाते हैं, और आपको जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है।
नेक्स्ट है वामपंथी दल वैश्वीकरण के किस प्रभाव की अधिक आलोचना करते हैं। जो वामपंथी दल होता है, ठीक है, वो वैश्वीकरण है, जो वैश्वीकरण बढ़ रहा है उसके किस प्रभाव की अधिक आलोचना करते हैं। कौन से जो वैश्वीकरण के कारण जो प्रभाव पड़ रहे हैं राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इनमें से किस जो प्रभाव की आलोचना करते हो आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक प्रभाव, दूसरा है सामाजिक प्रभाव, तीसरा है आर्थिक प्रभाव या पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसमें से कौन से प्रभाव की आलोचना करते हैं तो आपको बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? आर्थिक, क्या बोलेंगे? आर्थिक प्रभाव। ठीक है। और जो दक्षिणपंथी लोग हैं उनके द्वारा किस चीज का विरोध किया जाता है? सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव होते हैं उन पर। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में 1990 में आर्थिक वृद्धि दर क्या थी। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें जब 1990 का दशक था तो उस समय जो भारत की आर्थिक वृद्धि क्या थी, ठीक है, प्रतिशत में बतानी है आपको। पहला है 3% थी, 4% वार्षिक, या फिर 5% वार्षिक, या फिर 6% वार्षिक। तो क्या हो जाएगा? 5% वार्षिक वृद्धि थी। कितनी थी? 5%। 5% ईयरली इंक्रीज। ठीक है, 5% ईयरली इंक्रीजिंग थी, किसमें? आर्थिक वृद्धि थी भारत की। कब? 1990 में। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, WTO का शब्द विस्तार क्या है। WTO का शब्द विस्तार क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए है नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, क्या है? पहला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, दूसरा है विश्व तकनीकी संगठन, सी है विश्व पर्यटन संगठन, और डी है विश्व परिवहन संगठन। तो इसमें से क्या होगा? विश्व परिवहन संगठन होता है, ये आप काट दोगे। विश्व पर्यटन, ये भी नहीं होगा। विश्व तकनीकी, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1995। जो भी व्यापार वगैरह होते हैं उसकी नीति को बनाना, ठीक है, इसका कार्य है। और 1995 में इसकी स्थापना हुई। वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 10 है वैश्वीकरण के लिए अनुकूल, वैश्वीकरण के लिए क्या? वैश्वीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों, वैश्वीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने वाले दो कारक कौन से हैं। वैश्वीकरण के अनुकूल मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके पक्ष में, जो वैश्वीकरण को बढ़ाते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के अनुकूल कौन सी परिस्थितियां हैं, ऑप्शन में से आपको ये बतानी है। तो उदारीकरण या समाजीकरण। नेक्स्ट है निजीकरण या समाजीकरण, उदारीकरण या निजीकरण, और राष्ट्रीयकरण या निजीकरण। ठीक है, तो जो है आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर आपने कॉपी में अपने जो है ऑप्शन लिखे होंगे कि हाँ मेरा आंसर इतने सही है, तो आपको क्या है कमेंट में बताना कि कितने आपके सही है ये। और ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है। और पार्ट 1 नहीं, इसके बाद आपको पार्ट 1 देखना है। और ये वीडियो का हमारी पार्ट 2 थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।